हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 4। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में मियोसिस। माइटोसिस हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस भी आप लोगों को हम बता दिए हैं। मियोसिस आज इस वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लॉन्ग में अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि यह लॉन्ग टॉपिक्स है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए लॉन्ग में पूछा जा सकता है। कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे मियोसिस। इस वीडियो में आप लोगों को मियोसिस को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को समझाया गया है एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है, होता है। आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको हेल्प ही करेगा आपके स्टडी में, चाहे कुछ भी हो। मियोसिस को हम हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल साइकिल। यह टॉपिक 11th में दिया गया था क्लास में और शायद 9th या 12th में ऐसे भी कुछ दिया होगा, लेकिन ये 11th क्लास में दिया गया था। माइटोसिस एंड मियोसिस और सेल साइकिल भी दिया गया था। तो मियोसिस आज इस वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस। जूलॉजी की यूनिट 4 में 3-4 टॉपिक और बचे हैं, जिसके पढ़ने के बाद हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं मियोसिस। टर्म मियोसिस वाज गिवेन बाय फार्मर एंड मूरे इन 1906। यहाँ बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन शब्द 1906 ईस्वी में 1906 में फार्मर और मूरे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जो अर्धसूत्री विभाजन शब्द था, जो मियोसिस शब्द था, जो टर्म था, उसको किसने दिया था? फार्मर एंड मूरे नामक साइंटिस्ट ने 1906 ईस्वी में। मेलोनी इन्वॉल्व्स 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स और मोर प्रेसेसली वी कैन से 2 सक्सेसिव न्यूक्लियस डिवीजन। और यहाँ बताया गया है कि मेलोनी ने 2 क्रमिक कोशिका विभाजन होते हैं। जो मेलोनी होता है उसमें 2 क्रमिक कोशिका विभाजन होते हैं, या अधिक सटीक रूप से बोले तो इसको हम कह सकते हैं 2 क्रमिक केंद्रकीय विभाजन होते हैं। जो मेलोनी विभाजन कह रहे हैं इसको हम केंद्रकीय विभाजन भी कहते हैं। जो यहाँ पर मेलोनी विभाजन कह रहे हैं इसको हम केंद्रकीय विभाजन कहते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग को मेलोनी नहीं आएगा तो आप न्यूक्लियस डिवीजन कह सकते हैं, या होता है न्यूक्लियस डिवीजन। तो यहाँ बताया गया है कि मेलोनी में 2 क्रमिक विभाजन होते हैं, कोशिका केंद्रक में 2 क्रमिक विभाजन होते हैं। These 2 nuclear division are known as a mitotic first and mitotic second division। और यहाँ बताया गया है कि इन 2 केंद्रकीय विभाजनों को अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन और अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन कहते हैं। जो ये डिवीजन होता है इसको हम अर्धसूत्री माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड माइटोटिक डिवीजन सेकेंड कहते हैं। द प्रोवाइड बिटवीन दीज 2 डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इन दोनों विभाजन के बीच का अवधि को हम अंतरकाइनेसिस कहते हैं। जो ये डिवीजन होता है इन दोनों के डिवीजन के बीच की अवधि को अंतरकाइनेसिस कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे मियोसिस। फर्स्ट, दिस डिवीजन आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक और ट्रू रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन में बताया गया है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में बताया गया है कि इस विभाजन को विषम प्ररूपी या वास्तविक न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं। जो मियोसिस फर्स्ट विभाजन होता है इसको हम विषम प्रारूपी, हेटेरोट्रॉपिक या वास्तविक न्यूनीकरण विभाजन कहते हैं, ट्रू रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। जो मियोसिस फर्स्ट होता है। कैरियोकाइनेसिस इन मियोसिस फर्स्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग सब स्टेज। और यहाँ बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस में निम्नलिखित उप अवस्थाएं शामिल है। जो अर्धसूत्री यहाँ विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है, उसमें जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें निम्नलिखित अवस्थाएं शामिल हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि निम्नलिखित अवस्थाएं उप अवस्थाएं मियोसिस फर्स्ट में शामिल है। प्रोफेज फर्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ मियोसिस एंड requires 90% of the total time required for the entire meiosis। प्रोफेज में यहाँ बताया गया है कि पूर्वावस्था, जिसको हिंदी में पूर्वावस्था कहते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में बताया गया है कि यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है और यह संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के लिए आवश्यक कुल समय का 90% समय लेती है। प्रोफेज फर्स्ट है, यह सबसे लार्जेस्ट फेज है मियोसिस फर्स्ट का, और यह
90% समय लेती है कुल आवश्यकता का। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग स्टेज, और यहाँ बताया गया है कि इसे आगे निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, इसीलिए इसकी अवधि जो होती है 90% टाइम होती है, जो यह सबसे लार्जेस्ट फेज होता है, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसके बारे में अध्ययन करना है, और यह पूरा टाइम जो होता है म्यूसिस का 90% लेता है, क्योंकि इसमें 5 पार्ट दिए गए, इसमें 5 पार्ट में इसको और डिवाइड किया गया है इसके अंतर्गत, जिसको हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट है लेप्टोटीन। ए इन दिस स्टेज क्रोमोसोम सॉर्टर एंड बिकम विजिबल एज सिंगल स्ट्रक्चर्स। लेप्टोटीन, फर्स्ट है लेप्टोटीन। ये में बताया गया है कि इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और एक संरचनाओं के रूप में दिखाई देने लगते हैं। लेप्टोटीन में बताया गया है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वह छोटे हो जाते हैं। इस अवस्था में लेप्टोटीन में गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और एक एकल संरचना के रूप में दिखाई देने लगती है। एकल संरचना के रूप में दिखाई देने लगते हैं और गुणसूत्र क्रोमोसोम छोटे हो जाते हैं। अब हम देखेंगे बी। दिस क्रोमोसोम में बी इरेगुलरली अरेंज्ड और पोलराइज्ड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल फॉर्मिंग अ एक्यूट। बी में बताया गया है कि यह गुणसूत्र अनियमित रूप से व्यवस्थित हो सकते हैं। यहाँ बी में बताया गया है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वह अनियमित रूप से व्यवस्थित हो सकते हैं या केंद्र की ओर ध्रुवित होकर एक गुलदस्ता बना सकते हैं। जो क्रोमोसोम होंगे अनियमित व्यवस्थित हो जाएंगे या फिर वह केंद्र की ओर ध्रुवित होकर गुलदस्ता जैसा आकार बना लेंगे। आप लोग गुलदस्ता देखे होंगे, वैसा वो आकार बना लेंगे। या क्रोमोसोम न्यूक्लियस केंद्र की ओर ध्रुवित होकर गुलदस्ता जैसा आकार बना लेंगे या फिर वह अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे। अब हम देखेंगे सी। द क्रोमोसोम्स एट दिस स्टेज अपीयर एज बी एडेड स्ट्रक्चर। सी में बताया गया है कि जो इस अवस्था में गुणसूत्र होते हैं वह बी एडेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो क्रोमोसोम होंगे इस अवस्था में, जो गुणसूत्र होंगे क्रोमोसोम होंगे वह बी एडेड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। वैसे दिखाई देते हैं, बी एडेड के रूप में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, जाइगोटीन। ए होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर ऑफ दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस एंड रिजल्ट्स इन अ कॉम्प्लेक्स बाइवैलेंट स्ट्रक्चर। ए में बताया गया है कि समजातीय युग्मक बनाते हैं। जो जाइगोटीन है इसमें समजातीय क्रोमोसोम बनते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम बनते हैं। इस युग्मक को सिनेप्सिस कहते हैं, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। जो क्रोमोसोम बनते हैं होमोलॉगस उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप एक जटिल द्विसंयोजी संरचना बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कॉम्प्लेक्स बाइवैलेंट स्ट्रक्चर बनता है। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो समजाती गुणसूत्र बनाते हैं, और जिसे समजाती गुणसूत्र जो बने होंगे उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और यहाँ बताया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप एक जटिल द्विसंयोजी संरचना कॉम्प्लेक्स बाइवैलेंट स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, संरचना बन जाती है या फिर बनाती है। अब हम देखेंगे बी। ईच पेयर ऑफ अ बाइवैलेंट इज द एसोसिएशन ऑफ फोर क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स। जो यहाँ जाइगोटीन है इसमें बताया गया है कि बी में की प्रत्येक द्विसंयोजी युग्मक 4 क्रोमैटिड बनाते हैं और 2 सेंट्रोमियर संयोजन होता है। 4 क्रोमैटिन और 2 सेंट्रोमियर का निर्माण होता है या बनते हैं। अब हम देखेंगे सी। 1 क्रोमोसोम ऑफ द पेयर सेम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अनदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। सी में बताया गया है कि युग्मक एक गुणसूत्र नर जनक से और दूसरे मादा जनक से आता है। यहाँ बताया गया है कि युग्मक का एक गुणसूत्र जो युग्मक होते हैं उसका एक गुणसूत्र नर जनन से और एक गुणसूत्र मादा जनन से आता है। यहाँ बताया गया है सी में कि युग्मक का एक गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं उसका एक गुणसूत्र नर पेरेंट से आता है और एक मादा फीमेल पेरेंट से आता है। द मेंबर्स ऑफ द पेयर आर होमोलॉगस। और यहाँ बताया गया है कि यह समजातीय होते हैं। युग्मक के सदस्य समजातीय होते हैं। जो युग्मक का निर्माण होगा, जो नर एंड मादा जनक से युग्मक का निर्माण होगा वह समजातीय होते हैं। दे हैव द सेम लेंथ, देयर सेंट्रोमियर्स आर इन द सेम पोजीशन एंड दे यूजुअली हैव द सेम नंबर ऑफ जीन्स अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर। और यहाँ बताया गया है कि उनकी लंबाई समान होती है।
जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे उसकी लंबाई समान होती है और उनके सेंट्रोमियर एक ही स्थिति में होते हैं। जो युग्मक होंगे उनकी लंबाई समान होती है और जो उनके सेंट्रोमियर होंगे वह एक ही स्थिति में प्रेजेंट होते हैं और उनमें आमतौर पर समान संख्या में जीन होते हैं। और जो उनके पास आमतौर पर समान संख्या में जीन आप लोग को पता होगा कि जीन क्या होता है, वह समान संख्या में वहाँ जीन प्रेजेंट होते हैं और जो एक ही क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जो कि एक ही सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं जो जीन होते हैं। अब हम देखेंगे डी, द बाइवैलेंट शॉर्टेन एंड थिकेन पार्टली बाई कॉइलिंग। यहाँ बताया गया डी में कि द्विसंयोजी गुणसूत्र आंशिक रूप से कुंडलित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं, शॉर्टेन एंड थिकर हो जाएंगे। ईच क्रोमोसोम एंड इट्स सेंट्रोमियर कैन नाउ बी सीन क्लियरली। अब प्रत्येक गुणसूत्र और उसके सेंट्रोमियर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जो जाइगोटीन है इसमें बताया गया है कि इसमें गुणसूत्र क्लियरली रूप से देखे जा सकते हैं, क्रोमोसोम को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है और ये इसमें जो क्रोमोसोम होंगे छोटे और मोटे हो जाते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड पैकोटीन ए, इट इज द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट एंड इज साइड टू बिगिन व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीटेड। पैकोटीन में बताया गया है कि यह प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लंबी अवस्था है। जो प्रोफेज है इसकी यह सबसे लंबी अवस्था है और कहा जाता है कि यह सिनेप्सिस पूरी होने पर शुरू होती है। यह प्रोफेज की सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है और जो सिनेप्सिस के पूरी होने पर शुरू होती है। हम देखेंगे बी, एट दिस स्टेज बाइवैलेंट क्रोमोसोम अपीयर एज टेट्रेड। बी में यह बताया गया है कि इस अवस्था में द्विसंयोजी गुणसूत्र बाइवैलेंट क्रोमोसोम चतुष्कोणीय के रूप में दिखाई देते हैं, टेट्रेड के रूप में दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम होंगे इस अवस्था में बाइवैलेंट जो क्रोमोसोम होंगे वह टेट्रेड के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, नॉन सिस्टर। अब हम देखेंगे सी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट्स बिटवीन देमसेल्व्स। सिम बताया गया है कि समजाति गुणसूत्र के असंयोजी क्रोमैटिड आपस में खंडों का आदान प्रदान करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। खंडों के इस आदान प्रदान से क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। खंडों के इस आदान प्रदान को ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हम देखेंगे फोर, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में बताया गया है कि द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज इज मेक्ड बाय चियस्मा फॉर्मेशन। जो डिप्लोटीन है इस चरण का निर्माण चियस्माटा जिसे कहते हैं उसके निर्माण से होता है, के फॉर्मेशन से होता है। अब हम देखेंगे बी, द चियस्मा इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बी में बताया गया है कि यहाँ बताया गया है कि जो चियस्माटा है उसका निर्माण संकुलन के विघटन के परिणाम स्वरूप होता है। ड्यू टू दिस डिसोल्यूशन सिमिलर क्रोमोसोमल पार्ट्स बिगिन टू रिपेल ईच अदर एक्सेप्ट इन द रीजन्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ बताया गया है कि इस विघटन के कारण क्रॉसिंग ओवर वाले क्षेत्रों को छोड़कर समान गुणसूत्र भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। जो यहाँ बताया गया है कि जो इस विघटन के कारण जो ये प्रक्रिया होती है इसके कारण जो क्रॉसिंग ओवर का एरिया होता है उसको छोड़कर समान गुणसूत्र भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। जो अदर बाहर गुणसूत्र होंगे क्रोमोसोम होंगे वह प्रतिकर्षित करने लगते हैं। बस जहाँ क्रॉसिंग ओवर का क्षेत्र होता है उसके जो बाहर गुणसूत्र होंगे वह एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अब आप देखेंगे सी, स्मार्टा फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विच हैव अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर। सी में बताया गया है कि क्रॉसिंग ओवर से गुजर चुके हैं समजाति गुणसूत्र। जो क्रॉसिंग ओवर हो चुका है जिन गुणसूत्रों समजाति गुणसूत्रों को उनको उनका पृथक्करण करने के लिए चियस्माटा के निर्माण आवश्यक होता है। जो चियस्माटा होता है उनको जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे उनका क्रॉसिंग ओवर के बाद पृथक्करण करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम देखेंगे 5, डाइकाइनेसिस। इट ऑकर्स ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ रिपल्सन बिटवीन द सिमिलर प्रोटीन्स कॉजिंग द चियस्माटा टू डिस्प्लेस अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। जो डाइकाइनेसिस है या समान भागों के बीच प्रतिकर्षण
की निरंतरता के कारण होता है। डायाकाइनेसिस, जिससे चियास्माटा गुणसूत्र की लंबाई के साथ विस्थापित हो जाता है। जो चियास्माटा होता है वो गुणसूत्र की क्रोमोसोम की लंबाई के साथ स्थापित हो जाता है। बी, द न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स कंप्लीटली। बी में यह बताया गया है कि जो न्यूक्लियस होता है वह लुप्त हो जाता है और जो केंद्रक की झिल्ली होती है वह पूरी तरह से टूट जाती है। जो केंद्रक की झिल्ली होगी, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वह पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोलस लुप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे सी, along with all these the formation of the spindle begin। यहाँ बताया गया सी में कि इन सबके साथ ही ध्रुव का निर्माण भी शुरू हो जाता है। जो ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं, उनका निर्माण भी होने लगता है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उनका निर्माण होने लगता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इतनी सारी प्रक्रिया उसमें थी, आप लोग देखे होंगे। अब हम देखेंगे मेटाफेज फर्स्ट। दिस स्टेज इज मोर और लेस टू द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ बताया गया है कि इस अवस्था में समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था जैसी होती है। जो मेटाफेज फर्स्ट है उसमें यह समसूत्री विभाजन जो माइटोसिस होता है उसकी जैसे मेटाफेज की जैसी हो जाती है। हियर द ओनली डिफरेंसेस इज द अपीयरेंस ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट। यहाँ बताया गया है कि यह एकमात्र अंतर मेटाफेज के प्लेट पर युग्मक गुणसूत्रों का देखना है। अब हम देखेंगे थर्ड, एनाफेज फर्स्ट। स्पिंडल फाइबर पुल होमोलॉगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स द। यह बताया गया है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वह विपरीत पोल पर गति कर जाने लगते हैं। तर्कुतंतु उनको विपरीत गति पर खींचकर ले जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज टर्म्ड एज डिसजंक्शन। और यहाँ बताया गया है कि पृथक्करण की इस प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। जो पृथक्करण की प्रक्रिया होती है, सेपरेशन की प्रक्रिया होती है, उसे हम डिसजनेशन कहते हैं। इट इज द स्टेज इन विच क्रोमोसोम नंबर ऑफ बिकम्स हाफ। और यहाँ बताया गया है कि यह वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। जो एनाफेज होता है इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। और जो पृथक्करण की इस प्रक्रिया को हम वियोजन कहते हैं। अब हम देखेंगे टीलोफेज। इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। टीलोफेज फर्स्ट में बताया गया है कि यह समसूत्री विभाजन की टीलोफेज के लगभग समान है। जो समसूत्री विभाजन माइटोसिस में होता है वो उसके समान टीलोफेज की प्रक्रिया है। जैसे माइटोसिस में टीलोफेज की प्रक्रिया हो रही थी, ऐसे ही मियोसिस में भी हो रही है, उसके थोड़ा समान होता है यह प्रक्रिया टीलोफेज। The only difference lies in the presence of a bivalent chromosome which usually remain coiled now onwards। और यहाँ बताया गया है कि एकमात्र अंतर संयोजी गुणसूत्रों की उपस्थिति में है, जो आमतौर पर अब कुंडलित रहते हैं। यहाँ बताया गया है कि एकमात्र अंतर द्विसंयोजित गुणसूत्र की उपस्थिति में है, जो आमतौर पर अब कुंडलित रहते हैं और यह कुंडलित कॉइल्ड रहते हैं। हाउएवर इन एनिमल्स एंड सम प्लांट द क्रोमैटिड्स यूजुअली अनकॉइल एंड अ न्यूक्लियर इन्वलप रिफॉर्म्स एट ईच पोल। हालांकि जंतुओं और प्रत्येक ध्रुव पर एक केंद्रक आवरण पुनः निर्मित हो जाता है। यहाँ बताया गया कि हालांकि एनिमल एंड प्लांट सेल में जो मियोसिस प्रक्रिया होती है उसमें जो टीलोफेज होता है उसमें ध्रुव पर एक केंद्रक अवस्था पुनः निर्मित हो जाती है। जो केंद्रक की पुनः अवस्था होती है फिर से निर्मित हो जाती है एनिमल एंड प्लांट सेल में। अब हम देखेंगे मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे मियोसिस सेकेंड। Meiosis second is also called equational division because the chromosome number remains the same as in the daughter cell formed। सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन बताया गया कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड को समीकरण विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या वही रहती है जो संतति कोशिकाओं में बनती है। It resembles माइटोसिस बट द सेल्स आर हेप्लोइड इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइड। और यहाँ बताया गया है कि यह समसूत्री विभाजन जैसी ही होती है, लेकिन कोशिकाएं द्विगुणित के वजह से अगुणित होती हैं।
या डिप्लॉयड होती है, वहाँ हैप्लॉयड होती है। मिटोसिस में हैप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड कोशिकाएं होती हैं। इट ऑकर्स इन द टू सेल्स फ्रॉम्ड आफ्टर मेयोसिस। और यहाँ बताया गया है कि यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद 2 कोशिकाओं में होता है। यहाँ बताया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद यह 2 कोशिकाओं में होता है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमैटिड्स बिकम्स विजिबल अगेन। प्रोफेज फर्स्ट में बताया गया है कि गुणसूत्र जो अभी 2 क्रोमैटिड से बने होते हैं, जो अभी क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बने होते हैं, फिर से दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं फिर से दिखाई देने लगते हैं, जो अभी 2 क्रोमैटिड से बने होते हैं। और न्यू स्पिंडल अपरेटर्स फॉर्म्स, और यहाँ एक नया न्यू स्पिंडल अपरेटर्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। द न्यूक्लियर इन्वलप ब्रेक्स डाउन इफर फ्रॉम्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। और यहाँ बताया गया है कि केंद्र की आवरण टूट जाता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वह टूट जाता है यदि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद पुनः बनता है। अब हम देखेंगे मेटाफेज सेकेंड क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। और यहाँ बताया गया है कि गुणसूत्र मध्यरेखीय प्लेट पर संरेखित होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र होते हैं वह इक्वेटोरियल प्लेट पर ध्रुवित होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स। और यहाँ बताया गया है कि तंतु विपरीत ध्रुव से सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। जो तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वह विपरीत ध्रुव से सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। विपरीत ध्रुव से सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। जो तंतु होते हैं, जो फाइबर होते हैं, वह विपरीत ध्रुव से सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। अब हम देखेंगे एनाफेज सेकेंड और सेंट्रोमियर स्प्लिट। एनाफेज सेकेंड में बताया गया है कि सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं। जो सेंट्रोमियर होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम मोर टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और यहाँ बताया गया है कि सहायक क्रोमैटिड्स अब अलग अलग गुणसूत्र पर विपरीत ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो सहायक क्रोमैटिड्स से जो हेल्पर क्रोमैटिड्स थे वह अब अलग अलग गुणसूत्र पर विपरीत ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। जो सहायक क्रोमैटिड्स थे वह विपरीत ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग होकर गुणसूत्र जो होंगे अलग हो जाएंगे और विपरीत ध्रुव पर आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे टेलोफेज सेकेंड क्रोमोसोम रीच द पोल्स एंड डीकंडेंस। और में बताया गया है कि गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचते हैं और विसंकुलित होते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं। जो गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम होंगे, वह पोल्स ध्रुव पर पहुंचेंगे और डीकंडेंस हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वलप रिफॉर्म्स अराउंड ईच सेट। और यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक समूह के चारों ओर केंद्र की आवरण का पुनर्गठन होता है। जो न्यूक्लियस होता है उनके चारों ओर न्यूक्लियस इन्वलप का गठन होता है। साइटोकाइनेसिस फॉलोस, इसके बाद कोशिका द्रव का निर्माण होता है। साइटोकाइनेसिस का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। मियोसिस का महत्व क्या है? फर्स्ट, बाई रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इट मेंटेन्स द स्पेसिफिक। फर्स्ट में बताया गया है कि गुणसूत्र की संख्या को आधा करके या लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट गुणसूत्र संख्या को पीढ़ियों तक बनाए रखता है। यहाँ बताया गया है फर्स्ट में कि जो गुणसूत्र की संख्या को आधा करके या लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले प्लांट एंड एनिमल्स होंगे, जीव होंगे, उनको प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या वो पीढ़ियों तक बनाए रखते हैं। जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं, पीढ़ियों तक बनाए रखते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, बाय क्रॉसिंग ओवर इट इनक्रॉसेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बी में बताया गया है कि संकरण द्वारा यह जीवों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है। जो संकरण होता है, जो मियोसिस होता है, वह संकरण द्वारा या जीवों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आनुवंशिक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है। देखेंगे थर्ड, मियोसिस
leads to the formation of haploid sex cells or gametes इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण होता है और मियोसिस जो है वह अर्धसूत्री विभाजन से प्रजनन के लिए आवश्यक अगुणित लैंगिक कोशिकाओं या युग्मक का निर्माण होता है। जो मियोसिस होता है उससे अलैंगिक कोशिकाओं का निर्माण या युग्मक का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे फोर लास्ट, इट लीड्स टू एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। यहाँ बताया गया है कि जो मातृ और पितृ जो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ मियोसिस। आप लोग देख सकते हैं यह एक नए तरीका का डायग्राम है। एक डंठल जो पेड़ की डाली होती है वैसा यहाँ दिया गया है, जिससे डाली का धीरे धीरे निर्माण होता है, वैसे यहाँ मियोसिस बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले इंटरफेज दिया गया है। इंटरफेज के बारे में हमने पढ़ा। उसके अंतर्गत प्रोफेज। इंटरफेज में देख सकते हैं यहाँ क्रोमोसोम, इसमें गुणसूत्र प्रेजेंट है। दो यह होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। यह देख सकते हैं यहाँ क्रॉसिंग हो रही है। होमोलॉगस क्रोमोसोम देख सकते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम है और इसमें क्रोमोसोम में क्रॉसिंग हो रही है। उसके बाद थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो क्रोमोसोम है वह बीच में आ जा रहे हैं और स्पिंडल फाइबर से जुड़ रहे हैं और इसमें जो होंगे सेंट्रोमियर जो होंगे वह अपोजिट पोल पर ध्रुव पे प्रेजेंट होंगे और इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, जो स्पिंडल फाइबर है बीच से डिवाइड हो रहा है। जो क्रोमोसोम है स्पिंडल फाइबर है बीच से डिवाइड होने लगता है। देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर डिवाइड हो रहा है बीच से और इसके बाद डिवाइड होकर एक मियोसिस देख सकते हैं इस डाली में आ जा रहा है और एक इस डाली में। इस आप लोग को समझाने के लिए डाली का उपयोग किया गया है जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाए। जो एक मियोसिस में डिवीजन फर्स्ट मियोसिस होगा तो ये डिवाइड होगा क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम इसमें, दो क्रोमोसोम इसमें हो जाएंगे मियोसिस फर्स्ट में। और देख सकते हैं यहाँ डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ डॉटर, इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो डिवीजन के बाद होगा और इसके बाद इसमें डिवीजन फिर से होगा। जो डॉटर न्यूक्लियाई इसमें फिर क्रोमोसोम आपस में डिवाइड होंगे मियोसिस सेकेंड में ये दोबारा प्रक्रिया होती है, इसमें फिर से डिवीजन होता है जिससे डॉटर न्यूक्लियाई सेकेंड का निर्माण होता है। यहाँ देख सकते हैं डॉटर न्यूक्लियाई ये फर्स्ट है जिसमें कि मियोसिस फर्स्ट में प्रक्रिया होती है। इसके बाद मियोसिस सेकेंड में 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है जिसे हम न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई सेकेंड कहते हैं। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और एक डायग्राम है उसके माध्यम से आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, 4 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है इंटरफेज में और इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है क्रोमोसोम का। देख सकते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मियोसिस फर्स्ट है। इसमें देख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट में जैसे पहले डायग्राम देखे ये डिवाइड हो जा रहा है क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट में। उसके बाद मियोसिस सेकेंड में 4 डॉटर सेल का निर्माण होगा जिसे हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई फर्स्ट है, ये डॉटर न्यूक्लियाई फर्स्ट है और ये डॉटर न्यूक्लियाई सेकेंड है। ये मियोसिस सेकेंड में होता है, ये मियोसिस फर्स्ट में होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से मियोसिस का, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा और डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा। तो आज हमने देखा मियोसिस। यह लॉन्ग वीडियो हो जाएगा हमारे, क्योंकि यह प्रोसेस लॉन्ग है और लॉन्ग में ही ये पूछा जाता है। यह प्रक्रिया हमारी लॉन्ग है क्योंकि ये 2 पार्ट में मियोसिस हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में होता है। अगर आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोगों के साथ एंड सपोर्ट के लिए ये चैनल बनाया गया है। अगर आप लोग कोई समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी अच्छे से अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर पाए। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँच पाएगा। देख सकते हैं वीडियो कितना लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को जितना अच्छे से समझ में आएगा वो उतना अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक बार रिवीजन करने से सब याद हो जाएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। अब हम पहुंचे मियोसिस सेकेंड पर। जो आप लोग को समझ आएगा वो अच्छे से इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, क्योंकि टोटल लिखना पॉसिबल नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी करके अपने से ही कुछ बनाकर लिखना पड़ता है। अब हम पहुंचे सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आप लोग डायग्राम का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देख सकते हैं कितना अमेजिंग डायग्राम है, कितना क्यूट लग रहा है, जिससे कि आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ऐसे ही आप लोग अपना डायग्राम बनाकर प्रयास कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोग को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग कोई समस्या या प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।